जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये जो पेपर है वो एनडीए एनए फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि 2022 में 10 अप्रैल को हुआ था वो पेपर है। तो हम इस वीडियो में एनडीए के जो है 50 क्वेश्चन हैं इंग्लिश में आते हैं, हम उन 50 क्वेश्चन को इंग्लिश वाले, सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन को इसमें हल करने वाले इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। जैसा कि हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, A company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonments। तो जैसा कि आपको यहाँ से जो कॉमा दिख रहा है उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि ये तो हमारा सब्जेक्ट होने वाला नहीं है, ये हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो जब भी ऑफ लगता है यानी प्रीपोजिशन कोई भी आता है, जब भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उसके जस्ट बाद आने वाला सब कुछ ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट जो है वो कंपनी है, उस कंपनी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो वर्ब लगी हुई है उसे हम यहाँ पर प्लूरल लगा रखा है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए हैज़, क्योंकि एक कंपनी जो है इसको हम कलेक्टिव नाउन है ये है एक, और कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ब जब भी आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। बात करते हैं अगले की। जैसा कि अगला है, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर दियर कन्विक्शंस। तो अगर आप देख रहे होंगे कि इसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने प्लूरल पजेसिव केस लगा रखा है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। यहाँ पर दियर की जगह हिज का प्रयोग होना चाहिए, हिज का। बात करते हैं अगले का। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन इंडेवर एंड अचीवमेंट्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ओलंपिक गेम्स है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, इसलिए जब भी हम एस हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट। तो हम आपको एक रूल बताना चाहेंगे, जैसे कि जो बिटवीन है, बिटवीन जो है दो व्यक्तियों के लिए आता है, एमंग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है, जो एमंगस्ट होता है वो तब आता है जब आने वाला नाउन किसी वॉवेल से शुरू हो रहा हो। जैसे कि लिखते हैं एमंगस्ट अस, तो ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए अमंगस्ट के बाद आने वाला जो नाउन है उसे वॉवेल से शुरू होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। बात करते हैं अगले की। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्टेपिंग स्टोन है, ये स्टेपिंग स्टोन्स नहीं होना चाहिए, स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए इसकी तरह, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है द वे ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज़ को कार्य करने का रास्ता एक तरीके का। तो यहाँ पर स्टोन नहीं स्टोन्स होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। यहाँ पर जब हम एस हटा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इंडियाज़ स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। तो हम आपको तीन चीज़ें बताना चाहेंगे, एक शिप जो जहाज़ होता है, एक देश कोई होता है, या ट्रेन। इन तीनों को हम फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हैं, इंग्लिश नहीं ने इन तीनों को फेमिनिन जेंडर में कंसीडर किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इट्स की जगह हर हो जाएगा, हर पीपल, इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया एक देश है इसलिए यहाँ पर हर पीपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंस कंसीडर्ड 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि जो कार्डिनल्स होते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, वैसे यहाँ पर 9th लिखा हो तो इसलिए यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज़ टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आप इसका निकाल पाएंगे कि क्या एरर है। इसमें ऑप्शन बी में एरर है, यहाँ पर वंस ये वाला नहीं, ये वाला वंस होगा, जिसमें हम अपोस्ट्रॉफी वाला वंस लिखेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल साइकोलॉजी मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो एरर है वो आर्टिकल से रिलेटेड है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में एरर है, क्योंकि जैसा कि आप अगर जानते होंगे कि एक रूल होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ फिर नाउन आता है,
तो यानी जो ये ऑफ होता है इसकी वजह से यहाँ पर द का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक नाउन है और इंडिविजुअल साइकोलॉजी मैच्योरिटी भी एक नाउन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एरर्स का। ए ऑनेस्ट, ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा, क्योंकि ऑनेस्ट के आगे एन लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे इडियम्स हैं। जैसा कि हमारा पहला इडियम दिया हुआ है काउंटिंग्स योर चिकन्स। तो आप जानते होंगे कि ये एक तो पहली बात मतलब इसका मतलब होता है कि उस चीज़ पर भरोसा करना जो कि अभी घटित नहीं हुई, जो घटना अभी घटित नहीं हुई उस पर भरोसा करना। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस। तो अभी सक्सेस मिली नहीं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हम अन्य मिलाएंगे तो वो नहीं मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाना, मतलब एडिशनली कुछ चीज़ मिल जाना। जैसे कि केक है, केक के ऊपर अगर हम कोई आइस रख देते हैं तो एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर अबो एंड ऑलरेडी गुड डील, मतलब कोई गुड डील हो चुकी है उसके साथ साथ में किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट का मिल जाना, तो एडिशनली किसी चीज़ का मिल जाना तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला इडियम जो कि लिखा हुआ अ स्टिच इन टाइम। अ स्टिच इन टाइम का होता है मतलब किसी कोई समस्या अगर खड़ी हुई है तो उसको उस समस्या को बड़ी होने से पहले ही सॉल्व कर देना, मतलब टाइम से एक्शन ले लेना, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ निगेटिव आउटकम। अगला देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न, मतलब इन डिसऑर्डर, यानी कोई भी चीज़ है जो भी अव्यवस्थित पड़ी हुई। जैसे कि हम जाते हैं हॉस्टल्स वगैरह में, तो जो लड़कों के रूम्स होते हैं वो हमेशा अक्सर ही आपको एट सिक्सेस एंड सेवन्स मिलेंगे, मतलब वो इन डिसऑर्डर में होते हैं, अव्यवस्थित कंडीशन में होते हैं। और ये लास्ट पांचवा इडियम दिया हुआ है टॉकिंग 20 टू द डजन, जिसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कि बहुत ही फास्ट बात करता है, यानी फ्लुएंटली बात करता है, फ्लुएंटली। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। अगला इडियम देखते हैं, अगला इडियम दिया हुआ है अंडर द वेदर। ये तो बहुत ही आसान इडियम है, जिसका मतलब होता है अस्वस्थ होना, अस्वस्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनवेल। अगला दिया हुआ है टू सिट ऑन द फेंस। जैसा कि आपने देखा कि अभी जब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ था तो उसके चक्कर में इंडिया सिट ऑन द फेंस था, मतलब इंडिया सेट ऑन द फेंस, क्योंकि इंडिया ने अनडिसाइडेड पोजीशन रखी हुई थी, ना हम इनकी तरफ ना उनकी तरफ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टू बी अनडिसाइडेड। अगला क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका मतलब होता है रेयरली, यानी ईद का चांद, ईद का चांद, वंस इन अ ब्लू मून। थ्रो थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है थ्रू ऑल सर्कमटेंसेस, मतलब सभी प्रकार की परिस्थितियों से, मतलब बुरी हो या चाहे वो अच्छी हो, सब प्रकार की परिस्थितियों से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, थ्रू ऑल डिफिकल्ट टाइम्स। लास्ट है इडियम जो कि दिया हुआ है लाइक चाक एंड चीज़, जिसका मतलब होता है हेट्रोजीनियस, मतलब कि जो दो व्यक्ति होते हैं जो एक स्वभाव के नहीं हैं उन्हें हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का एक एंटोनिम होता है जिसे होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसका आंसर हेट्रोजीनियस है, यानी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, जो कि ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस दिया हुआ है, जिसका 21 सेंटेंस कहता है कि बट। तो पहला तो पी है और दूसरा आर है और तीसरा एस है। तो जैसा कि आपको मैं एक बता देना चाहूँगा कि इनमें कैसे कैसे हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले बट से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ये आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये हमारा पी कट जाता है। और दूसरी बात, प्रीपोजिशन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसके शुरू होने के 2 से 3% चांसेस ही होते हैं। अगर PQRS के मामले में है तो हम बात कर रहे हैं, तो 2 से 3% चांसेस होते हैं शुरू होने के। तो इस तरह हमारा आर और एस भी कट हो जाता है, एस और आर से शुरू नहीं होगा। और साथ साथ में आपको अब इतना तो पता चल गया कि ये कट गया और ये कट गया, तो अब आपको ध्यान से देखना है कि और लिंक क्या मिल सकता है। जैसे कि एग्री विद, अगर आप जानते हो कि एग्री के साथ विद कब आता है, जब कोई पर्सन की बात होती है। एग्री विद किसी पर्सन के साथ आता है, और एग्री टू किसी पर्सन की बात के लिए आता है, कि उसकी बात से अगर आप सहमत हैं तो एग्री टू लगेगा। तो यहाँ पर इसका लिंक मिल रहा है कि पी के बाद आर का प्रयोग होना चाहिए, पी के बाद आर। तो पी के बाद आर कहाँ पे है, तो पी के बाद आर यहाँ पर भी है, पी के बाद आर यहाँ पर भी है, पी के बाद आर यहाँ पर भी है, दोनों में है। लेकिन साथ साथ में और लिंक भी देखना होगा कि देयर आर मैनी वेज, डील के साथ भी विद का प्रयोग होता है, डील के साथ भी विद का प्रयोग होता है। तो डील के साथ ये QS PR, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जैसा कि दिया हुआ है इन द ईयर्स। तो जैसा कि हमने बोला था, तो पी वाला पहले हटा दो। लिबरलाइजेशन इन द ईयर, द लैंडमार्क रिफॉर्म। अब इन तीनों में देखना है हमको।
ये पी के हट गए, QSPR। अभी देखना है कि हमको QSPR में क्यू से शुरू होगा या एस से शुरू होगा। तो अगर हम QS से चलते हैं, द लैंडमार्क रिफॉर्म इनऑग्रेटेड विया, किसी के द्वारा अगर होते हैं तो उसके बाद में पी, इन द ईयर ऑफ। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम अजीब सा सेंटेंस बन रहा है, चाहे आप पढ़ के देख लीजिए, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनऑग्रेटेड विया इन द ईयर फॉलोइंग। तो ये पी थर्ड ऑप्शन भी कट जाता है इस तरीके से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट मिलेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाज द विक्ट्री श्योर्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी वर्ब से शुरू नहीं हो, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इससे शुरू नहीं होने वाला, तो कहाँ पी कहीं है ही नहीं। और यहाँ पर देखते हैं द ग्रेटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट इन क्यू है, और यहाँ पर है दिया हुआ है अगेंस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं अगर, तो हमारा किससे शुरू होने नहीं हो सकता, आर से शुरू नहीं हो सकता, क्यू से भी शुरू नहीं हो सकता, क्यू से भी शुरू नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप इनको एकदम बनाना सीखिए। प्रीपोजिशन जो होते हैं उनका एकदम 2 से 3% चांसेस होता है कि वो PQRS में स्टार्टिंग में आ जाए, तो इसलिए हमारा ऐसा ही हमारा गलत हो जाता है। ये क्यू वाले दोनों गलत हो जाते हैं। और जो आर वाला बचता है तो आर वाला भी एक प्रीपोजिशन, ये भी गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आप इनको पढ़ के देखेंगे तो एकदम परफेक्ट इनका ऑर्डर बन रहा है। तो अगला बात करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ GDP, तो ये भी जैसे कि बोला पी है, पी कहीं पे है नहीं, पी से शुरू ही नहीं हो रहा। और फॉर क्यू से शुरू हो रहा, क्यू से शुरू हो गया, ये हट गया। एस विच आर इकोनॉमिक, हाँ एस से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो नहीं सकता क्योंकि विच ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आना चाहिए तब ये शुरू होगा। तो ये हमारा विच से रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड। इकोनॉमिक प्रोग्रेस किससे डिटरमाइन की जाती है? इन टर्म्स ऑफ GDP एंड GNP। तो इन सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये इसके साथ ज्वाइंट होगा। तो एस के बाद पी आने वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कट गया। अगला देखते हैं, विद द एप्लॉम ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट दैट से शुरू हो गया एक तो पहली बात, और दे कैन ये हो सकता है, मीजरिंग द गैलिबल इनटू बिलीविंग। तो हम देख लेते हैं, जैसा कि विद से बोला मतलब प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन पी से है, ये हट गया। और साथ साथ में हम देख लेते हैं आगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्यू से शुरू होने वाला नहीं, तो ये डी भी कट गया और एस और आर बचता है सिर्फ। तो एस में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये कोई ना कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है और ना ही कुछ है, तो ये इस तरीके से एस से भी कट जाता है और आर से हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, यानी आर से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर आप इसको ऑर्डर बना के देखेंगे तो एकदम परफेक्ट ऑर्डर बनेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2 और 3% वाले में आता है, जिसमें कि प्रीपोजिशन से शुरू हो सकता है सेंटेंस। जैसे कि ऑन द वन हैंड देयर इज अ इमेंस ब्यूटी ऑफ इट्स रेन सोक्ड वर्ड्योर एंड ऑन द अदर देयर आर द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आर के बाद पी और QS हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ये आएगा दूसरे नंबर पे आएगा। तो यानी आर के बाद इसके बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में, इमेंस के बाद। तो आर के बाद कुछ ये पी आ गया हमारा, फिर क्यू आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है आर ऑफन। आर से तो यानी पी से तो काटने वाला है, पी कहीं है ही नहीं। ऑफ से आर और पी से तो है ही नहीं कहीं पर। अब हमको शुरू करना है तो किससे शुरू करना है? या तो क्यू से शुरू होगा या तो एस से शुरू होगा। तो हम क्यू से देखते हैं। तो पहला वाला मिला लेते हैं, द कॉजेस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी QR आर ऑफन रूटेड इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी एकदम ढंग का सेंटेंस बनता है। अगर ये वाला पढ़ेंगे तो गलत बनेगा, ये तो वैसे भी गलत ही है, क्योंकि प्रीपोजिशन से मैंने जैसा बोला था 2 से 3% ही चांसेस होते हैं स्टार्ट होने के। देखते हैं अगला दिया हुआ है, अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स। तो आपको खुद ही देखने से लग रहा होगा कि ये जो है नॉट से तो कभी शुरू होने वाला नहीं है, यानी एस से शुरू होने वाला नहीं। तो यहाँ पर एस वेस का कोई ऑप्शन भी नहीं, ना ही पी का ऑप्शन है, क्यू और आर का दिया हुआ है। तो अगर हम क्यू के थ्रू जाते हैं ही, तो अगर हम सबसे पहले हमको आर के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, इसके बाद में इसकी वर्ब भी आ रही है, उसी तरीके से हमको आर से पहले जाना चाहिए। यू मस्ट जज,
यू मस्ट जज अ पर्सन मीन्स तुम एक व्यक्ति को जज कर सकते हो बाय द वे ही बिहेव्स, उस तरीके से जिस तरीके से वो बिहेव करता है, नॉट बाय द वे ही लुक्स, उस तरीके से आप जज नहीं कर सकते हो कि जिस तरीके से वो देखता है, उसके देखने के तरीके से जज नहीं किया जा सकता उसको। RPQS आना चाहिए, RPQS यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि दिया हुआ है, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू से कोई है, क्यू दैट कॉजेज, क्यू से तो कोई शुरू होने वाला नहीं है, जैसा कि यहाँ पर कंजक्शन दिया हुआ है दैट, तो क्यू से शुरू होने वाला नहीं। अब आर बचता है, 2 आर बचते हैं, इन दोनों आर में से ही हमको ऑप्ट करना है कि कौन सा हमें सही लगेगा। तो देखते हैं, वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन दैट कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट। तो RSQP कहाँ पर है, RSQP यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, RSQP। अगला दिया हुआ है, ब्रॉट बाई बैड टाइम्स अगेंस्ट ये क्यों हटाओ, आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस फेथ एंड बिलीफ। तो अगर हम आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा फेथ एंड बिलीफ यहाँ पर हो जाता है सब्जेक्ट, ये आर हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में ये आता है ऑब्जेक्ट आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस। फेथ एंड बिलीफ आर आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द डेस्पॉन्डेंसी ब्रॉट बाई बैड टाइम्स, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, SRQ कहाँ है, SRQP यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि एंटोनियम्स हैं। तो एंटोनियम्स में जैसे कि पहला एंटोनियम हमारा दिया हुआ है क्रूड। क्रूड तो आप जानते होंगे, क्रूड मतलब अनरिफाइंड। क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, क्रूड ऑयल जो कि पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल आता है, हम लोग मतलब बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो जब यहाँ पर इंडिया में रिफाइंड करके हम लोगों को सर्व किया जाता है। अगला है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का एंटोनियम डिफिडेंस, तो वो तो आप जानते होंगे। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्टी। अगला देखते हैं बेनोवेलेंट का मतलब होता है दयालुता, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेलवेलेंट। अगला देखते हैं सार्टोरियल, जो कि सार्टोरियल है, जिसका मतलब होता है स्टाइलिश मैनर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनस्टाइलिश, एंटोनियम बात कर रहे हैं ना। और जैसा कि ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक का तो आप जानते होंगे, ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल यानी जेन्यून, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेक। अगला देखते हैं डिल्यूज का मतलब होता है किसी तरीके की मतलब एक हैजार्डस सिचुएशन यानी बाढ़ जैसी सिचुएशन, डिल्यूज, तो इसका एंटोनिम अगर हम देखते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ड्रॉट, सूखा, यानी डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़ और एंटोनिम हो जाएगा सूखा। और डेडिकेशन का तो मतलब आप जानते हैं एकदम समर्पण, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अपैथी, यानी जिसको कोई रुचि ही नहीं है, किसी में उदासीन है एकदम, उसको कोई मतलब रुचि ही नहीं आ रही है। और अगला है परस्पिकैसिटी मतलब वॉज रिमार्केबल, तो इसका हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है एंटोनिम अगर हम देखते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डलनेस, क्योंकि इसका मतलब होता है एकदम इंटरेस्ट हो, जिसको कोई चीज़ करने में इंटरेस्ट हो, तो एंटोनिम हो जाएगा डलनेस। अगला हमारा दिया हुआ है, ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। पेंचेंट का तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो पेंचेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा, किसी चीज़ के लिए स्पाइसी फूड के लिए उसकी लाइकनेस को शो कर रहा है। ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड यानी लाइक, वो मतलब उन पेंचेंट लाइक करता है उनको फूड्स को, तो एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक करना। देखते हैं अगला, आपको अगर एंटोनिम सिनोनिम नहीं आ रहा है एग्जाम में तो कोई बात नहीं, वहाँ पे सेंटेंस पढ़ के भी आप आराम से उनको हल कर सकते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे कि अपना अगला दिया हुआ है जो कि सिनोनिम्स हैं, तो है कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना एडमायर करना, उसको एक्लेम करना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर प्रेज हो जाएगा। सिनोनिम की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। लॉडेबल तो बहुत ही एकदम प्यारा वर्ड है जो कि कॉम्प्लीमेंट का सिनोनियम है, जिसका हो जाएगा प्रेजवर्ती, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेजवर्ती है इसका हो जाएगा। और इसके साथ में इसके 2-4 और लिख लीजिए आप। प्लॉजिबल एक होता है, प्लॉजिबल PLAUA है ये, SIBLE प्लॉजिबल। एक होता है अप्रिसिएबल, एडमायरेबल, ऐसे करके कमेंडेबल भी होता है। तो अगला दिया हुआ है कॉम्पिटेंट आप समझते होंगे कॉम्पिटेंट मतलब कि जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं, जो कि जिन्होंने अभी लॉकडाउन में क्लासेस लिए थे वो उन लोगों के कॉम्पिटेंट नहीं है, उन लोगों के बराबर कॉम्पिटेंट नहीं है जिन लोगों ने पहले क्लासेस ले रखी थी ऑफलाइन क्लासेस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैपेबल। कॉम्पिटेंट मतलब समर्थ है, सक्षम होना है, कैपेबल होना, स्किलफुल होना, डेक्स्ट्रस होना, एड्रॉइट होना। और अगला हमारा दिया हुआ डिलीजेंट का तो आप सब जानते होंगे, डिलीजेंट का होता है हार्ड वर्किंग, तो
तो यहाँ पर क्या दिया, कंसाइंटियस, इसका कंसाइंटियस हो जाएगा। कंसाइंटियस का भी मतलब होता है हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस या एसिडस भी बोल सकते हैं उसको, और सेजुलस भी बोल सकते हैं, एसिडस या सेजुलस। और अगला दिया हुआ है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट का तो मतलब आप जानते होंगे कि अल्पभाषी, जो व्यक्ति कम बोलता हो, जिसे हम टैकीटर्न भी बोलते हैं, जिसका एक वो है वन वर्ड है टैकीटर्न। तो इसी तरीके से इसमें अगर आप ढूंढने जाएंगे तो इन दोनों में दो ऑप्शन बहुत ही करीबी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइलेंट जो है ना, साइलेंट मतलब वो कुछ बोलता ही नहीं, रेटिसेंट का मतलब विड्रॉन यानी जो कम बोलता है, साइलेंट का मतलब वो बिल्कुल ही नहीं बोलता है। अगला है हमारा जॉवियल। जॉवियल का तो आप जानते होंगे, जॉवियल मतलब होता है मजाकिया आदमी, जैसे जो व्यक्ति मजाक करता रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चीयरफुल। और अगला दिया मोरोस। मोरोस का दुखी होता है, सैड, उदास, तो इसका हो जाएगा सलेन। सलेन हो जाता है मेलॉन्कली, जैसे होता है ग्लूमी, सैड जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग होता है, मोरोस, सलेन, मेलॉन्कली, ग्लूमी आदि। और जैसे अगला दिया हुआ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का तो आप जानते होंगे अनविलिंग, अनिच्छुक। ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर, मतलब वो पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं था व्यक्ति। अमित इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि आपको इसको देखने से पता चला होगा, सैंग्विन। तो जो सैंग्विन है, सैंग्विन का मतलब होता है सैंग्विन एक लैटिन वर्ड है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसका मतलब होता है एक पॉजिटिव पर्सन, एक होपफुल पर्सन, जिसके अंदर आशाओं से भरा हुआ है, जो व्यक्ति मतलब उदास इतनी जल्दी नहीं होता है, पॉजिटिव टाइप का पर्सन है। और एक आपने सुना होगा सैंग्विनी वॉरस, जो कि ब्लड पीता है। एक मूवी आई थी सैंग्वी वॉरस, ब्लड खाता पीता है, यानी वही तरह का व्यक्ति। तो इस सैंग्विन का एक दूसरा मतलब भी होता है रेडिस या ब्लड, जिसे हम लाल रक्त भी बोल सकते हैं या ब्लड भी बोल सकते हैं। रेडिस या ब्लडी, वो ब्लडी वाला ब्लडी नहीं, खून वाला ब्लडी। एक लास्ट दिया हुआ कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का एकदम बहुत ही आसान है, जो कोई कॉम्प्लेसेंट है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को बहुत ही प्यार दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।